अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स में एक्सक्रीशन के प्रोसेस को देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? कल के लेक्चर में हमने देखा था कि वो सब्सटेंसेस जिनको एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान बॉडी में से बाहर निकाला जाता है, उन सब्सटेंसेस को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। वो सब्सटेंसेस जिनको एक्सक्रीशन के अमल के दौरान बॉडी में से बाहर निकाला जाता है, उन सब्सटेंसेस को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो एनिमल्स में कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एनिमल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनमें एक तो वाटर या वो एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी बॉडी में पानी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हो जाता है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें पानी की मिकदार एनिमल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो उसके नतीजे में एनिमल की बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी बॉडी में वाटर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। उसके बाद साल्ट्स, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। वो एनिमल्स जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी बॉडी में साल्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, तो साल्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट्स की मिकदार एनिमल की बॉडी के मुकाबले में ज़्यादा हो और पानी कंपैरेटिवली कम हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहा जाता है। यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पानी की मिकदार एनिमल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके मुकाबले में कम हो और साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो वो एनिमल जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बाहर से पानी लेते हैं पानी पीने के लिए, तो उनकी बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे एनिमल्स में फिर साल्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, साल्ट्स इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये मज़ीद अगर हम देखें तो जो मेन चीज़ें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में शामिल हैं, उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। जो तमाम किस्म के एनिमल्स के अंदर, चाहे वो किसी भी हैबिटेट में रह रहे हों, उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में बनती हैं और इनको एक्सक्रीशन के अमल के दौरान बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ठीक है, प्रोटीन्स उनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान जब ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में ये बनते हैं। और दूसरी चीज़ न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी ब्रेकडाउन से भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये जब मेटाबॉलिज्म के दौरान टूटते हैं तो उनकी ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन जो हैं
ये जब डाइजेशन के दौरान बॉडी में डाइजेशन यानी इन हज़ाम का अमल होता है तो उस दौरान ये टूटती हैं और टूट के अमाइनो एसिड्स बना देती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन टूटती हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं। एक अमाइनो एसिड का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह है। एक अमाइनो एसिड के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। हाइड्रोजन। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मेटाबॉलिज्म के दौरान अमाइनो एसिड में से ये अमाइनो ग्रुप निकाला जाता है, तोड़ दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। इस अमल को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। कुछ लोग अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को डीअमाइनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ है ये या तो फिर किसी और अमाइनो एसिड के अंदर यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये जो यहाँ से निकला है, इट इज़ यूज्ड रीयूज्ड इन एन अदर अमाइनो एसिड, उसके बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। या ये फिर जो है ये दूसरी ऑप्शन ये है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनी होती है। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला ये आपके सामने है। इसके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान ये अलग हो जाता है अमाइनो एसिड से, इस अमल को डीअमाइनेशन कहते हैं। तो अमाइनो ग्रुप या तो रीयूज़ हो जाता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड को बनाने में, या ये फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर तब्दील हो जाता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड से किस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड नाइट्रोजनस बेसेस, जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये दो तरह की हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो ये जब नाइट्रोजनस बेसेस मेटाबॉलिज्म के दौरान टूटती हैं तो इनके टूटने से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये जब मेटाबॉलिज्म के दौरान टूटती हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी इनकी केमिकल नेचर क्या होती है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, these are produced in the form of अमोनिया, इसका फॉर्मूला NH3 है, यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक शक्ल में एक एनिमल की बॉडी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में कुछ और सब्सटेंसेस भी नाइट्रोजनस वेस्ट में शामिल हैं।
इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मिकदार में, कुछ और सब्सटेंसेस भी नाइट्रोजनस वेस्ट में शामिल हैं। इन स्मॉल अमाउंट दीज आर फॉर्म these are produced in the form of क्रिएटिन इन थोड़ी मिकदार में। ये कुछ और शक्लों में बनते हैं जिनमें क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, एलेंटाइन एटसेट्रा। ये भी सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स। और ये वाले जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये लार्ज अमाउंट में बनते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं दीज आर वेरी टॉक्सिक। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट दीज आर वेरी टॉक्सिक। नाइट्रोजनस वेस्ट आर टॉक्सिक। क्यों टॉक्सिक है? अगर ये ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ज़्यादा अरसा रहते हैं तो दीज मे काज नंबर 1 कन्वल्जन्स। ये कन्वल्जन्स का बायस बन सकती है। ठीक है, ये बॉडी में अगर पूरी बॉडी में झटके लगना शुरू हो जाएं तो इस अमल को कन्वल्जन्स कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस ये मस्कुलर और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट के इकट्ठे होने की वजह से बन जाते हैं, हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो हो जाती है कोमा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कोमा, जिसमें जो एक ह्यूमन है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, उसका ब्रेन जो है फंक्शनलेस हो जाता है। ठीक है, पार्शली तौर पर, तो ये कोमा। तीसरी कंडीशन जो बहुत सीवियर है वो है डेथ। अगर ये को किसी तरह बॉडी से ना निकाला जाए, कोई इसका निकालने का हल ना बॉडी में बाकी रहे, तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह ये वेरी टॉक्सिक हैं और ये इन खराबियों का बायस बन सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखें, ये बात की है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में, इन तीनों में से किसी एक शक्ल में बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिकदार में और कम मिकदार में इन शक्लों में बनते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कुछ एनिमल्स में अमोनिया ज़्यादा बन रहा होगा, कुछ में यूरिया बन रहा होगा, कुछ के अंदर यूरिक एसिड बन रहा होगा एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इसकी वजह ये है कि एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो डिफरेंट किस्म का होता है। तमाम एनिमल्स का हैबिटेट एक जैसा नहीं है। एनिमल मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हैबिटेट में उनको वाटर वाफिर मिकदार में अवेलेबल होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें वाटर जो है रिस्ट्रिक्टेड, महदूद सी, मॉडरेट सी सप्लाई में अवेलेबल होता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको पानी बहुत ही कम मिकदार में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह एनिमल जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो हैबिटेट के डिफरेंस की वजह से फिर उनमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनका एनिमल्स के हैबिटेट के साथ ताल्लुक़ है। ठीक है, यानी ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये इनका एनिमल के हैबिटेट के साथ कोई रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है। तो वो क्या ताल्लुक़ है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं।
नेचर ऑफ excretory products in relation to habitat, यानी हैबिटेट के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर, हैबिटेट के तब्दील होने से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर तब्दील हो जाती है। कुछ एनिमल्स में अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, कुछ एनिमल्स में जिनका हैबिटेट और तरह का है उनमें यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर, और कुछ एनिमल्स में यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हैबिटेट के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का कोई ना कोई रिलेशन है, उसको अब हम देखते हैं। वो एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर चूँकि उनकी बॉडी में पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे एनिमल्स अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कहाँ पे? इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस या फिर ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें अबंडेंट वाटर हो, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसा हैबिटेट जिसमें एनिमल्स को वाफिर मिकदार में पानी अवेलेबल होता है, वहाँ पर एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड के मुकाबले में अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है। कितनी ज़्यादा मिकदार में? 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन in the form of ammonia इसको बॉडी से निकालने के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि अमोनिया की शक्ल में बॉडी के अंदर बन जाए, तो इसको बॉडी से निकालने के लिए फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया कितना पानी चाहिए? 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। 500 ml पानी चाहिए, तकरीबन आधा लीटर पानी चाहिए सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन जो अमोनिया की शक्ल में बनती है, उसको बॉडी से निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। अच्छी खासी मिकदार में पानी की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में पॉसिबल है जिनकी बॉडी में पानी वाफिर मिकदार में होता है। ऐसे एनिमल्स को जिनमें अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, ऐसे एनिमल्स को अमोनोटेलिक कहा जाता है। Animals which excrete ammonia as major excretory product, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड मोनोटेलिक। ऐसे एनिमल्स को मोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, वो एनिमल्स जिनको वाटर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अवेलेबल होता है, ऐसे एनिमल्स अमोनिया के बजाय यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स विथ restricted
अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं, प्रोड्यूस यूरिया। वो एनिमल जिनको पानी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अवेलेबल होता है, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट यानी मॉडरेट सी अमाउंट में, तो ऐसे एनिमल्स फिर अमोनिया के बजाय यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए अमोनिया के मुकाबले में कम मिकदार में पानी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ यूरिया, इसको अगर हम बॉडी से निकालना चाहते हैं तो कितना पानी चाहिए, सिर्फ 50 ml, और ये अमोनिया के मुकाबले में 10 गुना कम है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है यूरियोटैलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनिमल्स को यूरियोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। Such animals are called यूरियोटैलिक एनिमल्स। अगर आप पिछले बोर्ड्स के पेपर देखें तो उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिव द डिफरेंस बिटवीन यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल टेरेस्ट्रियल मैमल्स, खुश्की पे पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। हमारी बॉडी में भी यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब इनकी बॉडी में, यूरियोटैलिक एनिमल्स की बॉडी में जो यूरिया प्रोड्यूस होता है ये अमोनिया से बनता है। अमोनिया से यूरिया बनने का जो अमल है ये एक साइक्लिक अंदाज में होता है। ये अमल, इस अमल को यूरिया साइकिल कहा जाता है। तो ये यूरिया कैसे बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑर्निथीन। ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं सिट्रुलिन, वो बन जाती है। ठीक है, सिट्रुलिन के अंदर फिर एक और अमोनिया ऐड हो जाती है, इसके अंदर एक और अमोनिया ऐड होती है तो ये तब्दील हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में। क्योंकि ये कंपाउंड है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट फिर तब्दील हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम है आर्जिनेज, वो एक्ट करता है तो उसके नतीजे बनता है यूरिया, और साथ एक और चीज़ बनती है ऑर्निथीन। तो इस तरह ऑर्निथीन और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। इस पूरे साइकिल को कहा जाता है यूरिया साइकिल। तो इस तरह यूरिया साइकिल के नतीजे में यूरिया बनता है। तो पिछले पेपर्स में ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा यूरिया साइकिल। ठीक है, 2 नंबर का। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम मिकदार में पानी अवेलेबल होता है, तो वो यूरिया प्रोड्यूस नहीं करते, वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स विद एक्यूट शदीद शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस यूरिक एसिड। ऐसे एनिमल यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में पानी बहुत कम मिकदार में अवेलेबल होता है, जिनको बहुत कम मिकदार में पानी मुयस्सर आता है अपने हैबिटेट से, वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए बहुत कम मिकदार में पानी चाहिए अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नाइट्रोजन
ठीक है। इसको बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में पानी की ये मिकदार बहुत ही कम है। ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। इनकी एग्जाम्पल में बर्ड्स, परिंदे यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैबिटेट की तब्दीली से वाटर की तब्दीली आती है और वाटर की तब्दीली से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जो नेचर है वो तब्दील हो जाती है। तो ये एनिमल की एडाप्टेशन है कि उन्होंने माहौल में अपने आप को एडजस्ट रखने के लिए अपनी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको तब्दील कर लिया। तो जिस तरह हैबिटेट की तब्दीली से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर तब्दील हो रही है, इसी तरह एनिमल्स की जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हैबिटेट की तब्दीली से तब्दील हो जाती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।